पीठ पर बाइट करने लगता है। अंशा विक्रांत के नीचे एक मछली की तरह तड़प रही थी। विक्रांत बेदर्दी से अंशा के नाजुक बदन पर बाइट करता रहा। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो अंशा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। विक्रांत वापस उसे पलटता है और उसके चेहरे को पकड़कर कोल्ड वॉइस में कहता है, विक्रांत, ओबेरॉय की मर्जी के बिना इस शहर में एक पत्ता भी नहीं हिलता और तुम मेरी मर्जी के बिना चोरी छुपे कब्रिस्तान जाने का प्लान बना रही थी। अंशा रोते हुए कहती है, आपकी फैमिली मेरी भी तो फैमिली है। अगर उन्हें मेरी मदद की जरूरत है तो उनकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। विक्रांत गुस्से में फिर से अंशा के होंठों पर जोर से बाइट करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, यू आर वेरी टेस्टी। अंशा विक्रांत के सनकीपन से बहुत डर गई थी। विक्रांत अंशा का गाल सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। फिर विक्रांत अंशा के ऊपर से उठकर उसके माथे पर किस करता है और अपने अंगूठे से अंशा के होंठों पर लगा खून साफ करता है। विक्रांत अंशा के गाल पर किस करके कहता है। फिर विक्रांत चेंजिंग रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद चेंज करके बाहर आता है। विक्रांत ने इस वक्त ब्लैक कोट पैंट और शर्ट पहनी हुई थी। वह इस वक्त एक डेविल की तरह लग रहा था। विक्रांत एक नजर अंशा को देखता है जो ब्लैंकेट ओढ़कर रो रही थी। फिर वह अंशा को रोते हुए छोड़कर चला जाता है। वहीं जैसे ही अंशा को रूम का डोर बंद होने की आवाज आती है, वह ब्लैंकेट चेहरे से हटाकर देखती है और फिर जोर से रोते हुए कहती है, हब्बी, आपने मुझे बिना बात के पनिशमेंट देकर अच्छा नहीं किया। विक्रांत की कार ओबेरॉय पैलेस से निकली और उसी वक्त एक कारों का काफिला ओबेरॉय पैलेस में दाखिल हुआ। कार रुकी और वहीं एयरपोर्ट वाली औरत और लड़का कार से उतरकर पैलेस के अंदर चले गए। लिविंग हॉल में सभी फैमिली मेंबर्स बैठे थे। वह औरत लिविंग हॉल में कदम रखते ही अपनी रौबदार आवाज में बोली, मेरी ग्रैंड डॉटर कहाँ है? ओबेरॉय फैमिली उस आवाज को सुनकर उसकी दिशा में देखने लगी और उस औरत को देखकर गजेंद्र जी की आंखें लाल हो गईं। गजेंद्र जी गुस्से में दांत भींचते हुए बोले, तुम वेयरवुल्फ की हिम्मत कैसे हुई फिर से हमारे पैलेस में कदम रखने की? वह औरत अपनी हरी आंखों से पूरे ओबेरॉय परिवार को देखते हुए ठंडी आवाज में बोली, जैसे तुम मेरे ही खून को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। उसकी बात सुनकर गजेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, तबीडा, दुश्मनी में तो यही चलता है ना? ओबेरॉय फैमिली तबीडा और उसके साथ खड़े रायडन को घूर रही थी। तभी रघुवेंद्र जी अचानक डेविल स्माइल के साथ बोले, बहुत देर हो चुकी है, ताबिडा ग्रेव क्लॉ। ताबिडा गुस्से में बोली, अंशा को बुलाओ। मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, अंशा को तो हम नहीं बुलाने वाले, जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ। उस रात तो तुम वेयरवुल्फ अपना हल भूल गए थे। निकलो। रायडन की नजर अंकिता पर टिकी हुई थी। वो बस उसी को देख रहा था। रायडन ने मोहिनी को देखकर ठंडी आवाज में कहा, तो तुम अंशा को नहीं बुलाओगी? कोई बात नहीं। मोहिनी ने मुंह बनाकर एक बार फिर अपनी बात दोहराई। रायडन गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था कि तबीदा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत आवाज में कहा, चलो यहाँ से, मैं भी देखती हूँ ये अंशा को कब तक छिपाते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल गए। जाते जाते रायडन ने एक बार अंकिता की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उधर कमरे में अंशा बहुत दुखी बैठी थी। जब से उसे पता चला था कि वो ओबेरॉय फैमिली की मदद कर सकती है जादुई खंजर लाने में, तब से उसे ये शादी सिर्फ एक मतलब का सौदा लगने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये रिश्ता सच्चा है या सिर्फ एक जरूरत। तभी सौम्या कमरे में आई। अंशा को उदास देखकर उसने उसके गाल खींचते हुए चिढ़ाते हुए कहा, बिग ब्रदर के बाहर जाने पर तुम तो बिल्कुल मुरझा ही गई। अंशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अकेले रहना है। सौम्या ने उसकी उदासी देखकर कहा, अरे अंशु, ये बोर होकर बैठने का वक्त नहीं है, चलो डिस्को पार्टी करने चलते हैं। अंशा पहले मना करती है, लेकिन सौम्या उसे मना ही लेती है। रात के डिनर के बाद चारों लड़कियां बिना किसी बड़े को बताए चुपचाप महल से निकल जाती हैं और डिस्को पहुंच जाती हैं। डिस्को क्लब की फ्लोर पर तेज म्यूजिक की बीट्स और नीली गुलाबी लाइट्स की चमक फैली हुई थी। भीड़ में लोग झूम रहे थे, लेकिन अंशा भीड़ से दूर बार काउंटर पर अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, न खुशी न जोश, बस एक गहरी उदासी
जो उसकी आंखों की चमक तक को छीन चुकी थी। वहीं सामने स्टेज पर सौम्या, अंकिता और अर्पिता म्यूजिक की धुन पर डांस कर रही थीं। तीनों प्रिंसेस इस वक्त महल की बंदिशों से दूर एक झिलमिलाती दुनिया में थीं। वेयरवुल्फ की वजह से उनको बचपन से ही बहुत बंदिशों में रहना पड़ा। तीनों अपने घर से बहुत दूर अमेरिका में रहती थी ताकि वेयरवुल्फ उन तीनों तक ना पहुंच पाए। तीनों प्रिंसेस बस विक्रांत की शादी के लिए ही इंडिया आई थी। वो खुलकर एंजॉय कर रही थी। वही इन सब के बीच एक जोड़ी आंखें सिर्फ एक इंसान को देख रही थीं, राइडन। क्लब की ऊपरी गैलरी के कोने में खड़ा वो अपनी ड्रिंक हाथ में लिए नीचे झूमती भीड़ को नजरअंदाज करता हुआ बस अंकिता को देख रहा था। उसकी आंखों में लस्ट, ताज्जुब और पजेसिवनेस सब कुछ साफ झलक रहा था। अंकिता ने नीली बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जो उसकी हर हरकत के साथ और भी खूबसूरत लग रही थी। वो हंसी, घूमी और फिर अचानक थककर जूस पीने के लिए बार काउंटर की ओर बढ़ने लगी। क्लब की ऊपरी गैलरी के कोने में खड़ा वो अपनी ड्रिंक हाथ में लिए नीचे झूमती भीड़ को नजरअंदाज करता हुआ बस अंकिता को देख रहा था। उसकी आंखों में लस्ट, ताज्जुब और पजेसिवनेस सब कुछ साफ झलक रहा था। अंकिता ने नीली बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जो उसकी हर हरकत के साथ और भी खूबसूरत लग रही थी। वो हंसी, घूमी और फिर अचानक थककर जूस पीने के लिए बार काउंटर की ओर बढ़ने लगी। बस यही वो पल था। भीड़ में से किसी ने उसकी कलाई इतनी तेजी से पकड़ी कि उसका पूरा शरीर झटका खा गया। तुम! कहने से पहले ही अंकिता को तेजी से एक सुनसान कॉरिडोर की ओर खींच लिया गया। अगले ही पल अंकिता दीवार से टिकी खड़ी थी और सामने था राइडन, उसकी सांसों से एक एक इंच की दूरी पर। तुम! अंकिता गुस्से में चीखी, लेकिन राइडन की आंखें उसके चेहरे पर नहीं, उसकी गर्दन पर टिकी थीं। वो उसकी खुशबू में खोया हुआ हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओबेरॉय खानदान की लड़कियों के ऐसे शौक भी होते हैं? डिस्को, ड्रिंक, डांस? वाह, ये तो सोचा भी नहीं था। अंकिता का चेहरा लाल हो गया। गिरा हुआ वेयरवुल्फ, उसने दांत भींचते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। राइडन ने दीवार पर एक हाथ टिका दिया और धीरे से उसके चेहरे के पास झुकते हुए बोला, तुझसे दूर रहूं? ये तो अब हो नहीं सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती? अंकिता की आवाज कांप रही थी। तुम जैसे आदमी के सामने खड़ी होना भी मुझे गुनाह लगता है। राइडन हल्का हंसा, फिर उसकी कलाई को थामते हुए बोला, शर्म? मैं वो शेर हूं जो जब शिकार पर आता है तो नैतिकता की चादर नहीं ओढ़ता, और तुम्हारा घमंड मुझे और ज्यादा भूख देता है प्रिंसेस। अंकिता को जैसे उसकी आंखों में डूब जाने का डर लग रहा था। उसने कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन राइडन ने उसकी कमर थाम ली और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इग्नोर करके बच जाएगी? नहीं प्रिंसेस। अंकिता थोड़ी घबराई, थोड़ी डरी, पर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसने धीमे से कहा, तुम वेयरवुल्फ अपनी औकात भूल चुके हो। इंसान दिखने से तुम इंसान नहीं बन जाओगे। तुम जानवर थे और वही रहोगे। राइडन ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ओबेरॉय खानदान की लड़कियों की बहुत जुबान चलती है, कोई अब नहीं चलेगी। उसके शब्दों में जो लस्ट था वो पल पल उसकी हरकतों में भी उतर रहा था। और फिर राइडन ने बिना इजाजत लिए तेजी से उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके चेहरे के पास आया और उसके होंठों पर एक तड़पता, लस्ट भरा किस जड़ दिया। अंकिता एक पल को स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका, पीछे हटने की कोशिश की, पर राइडन की पकड़ और इरादा दोनों मजबूत थे। उसके हाथ अंकिता की बाइंडी पर फ्लो कर रहे थे। एक लंबी किस के बाद राइडन उससे दूर हुआ और अपने होंठों पर अंगूठा रब करते हुए बोला, टेस्टी। अंकिता ने उसे जोर से धक्का दिया और कांपती आवाज में बोली, मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं। राइडन हंसा, तुम्हारा डर भी बहुत हसीन है प्रिंसेस। फिर वो धीरे से पीछे हटा, अपनी शर्ट ठीक करते हुए बोला, आज नहीं लेकिन बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास आएगी, इस ही घटिया वेयरवुल्फ को अपनाने। वो चला गया और अंकिता वहीं खड़ी रही, अपनी धड़कनों को थामे, आंखों में गुस्सा, डर और एक अनकही बेचैनी। डिस्को के म्यूजिक की आवाज फिर से सुनाई देने लगी, लेकिन उस सुनसान कॉरिडोर में
अब भी रायडन के छूने की तपिश बाकी थी। कॉरिडोर की दीवारें अभी भी रायडन की दीवानगी की गूंज समेटे खामोश खड़ी थीं। अंकिता दीवार से टिककर खड़ी थी। अब भी उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। होंठ सूखे हुए थे। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और गालों पर हल्की गुलाबी आंच, जैसे किसी ने अभी उसके दिल के तार छेड़ दिए हों। वो खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे से हील्स की आवाज पास आती सुनाई दी। अंकिता, तू यहाँ क्या कर रही है? पीछे से आती सौम्या की आवाज। उसके साथ अर्पिता भी थी। अंकिता ने झट से पीछे देखा और खुद को तुरंत सीधा किया। मैं तो बस थोड़ा सा ब्रेक लेने आई थी। अंकिता ने खुद को नॉर्मल दिखाने की नाकाम कोशिश की। सौम्या की आंखें चौकन्नी हो गईं। उसने अजीब सी नजरों से अंकिता की हालत को स्कैन किया। बिखरे बाल, हल्का कंपकपाता गला और सजे हुए होंठ। ओहो, तो यहाँ सीक्रेट पार्टी चल रही थी। उसने दोनों भौहें उठाई और हाथ नचाते हुए बोली, किसके साथ थी तू? नाम बताया, मैं ढूंढने लगूं। अंकिता तुरंत शर्मा गई। कुछ भी मत बोल सौम्या, कुछ नहीं हुआ है और मैं अकेली ही थी। अकेली? सौम्या ने शक से गर्दन तिरछी की। तो फिर ये गुलाबी गाल, कांपती सांसें और इन होंठों की लाली, ये सब क्या कोल्ड ड्रिंक की वजह से हुआ है? सौम्या, अंकिता ने शर्म से आंखें मोड़ लीं। तू हर बात में मसाला क्यों डालती है? सौम्या ने चुटकी ली। अरे तो तू ही तो तवा बनकर से जल कर रही है बेबी। तेरे चेहरे पे वो मैं किस करके आई लुक साफ लिखा है। अर्पिता अब तक ये सब देखकर हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लास्ट में बोल ही पड़ी, सौम्या, तू बाज नहीं आएगी क्या? अंकिता पहले ही हक्की बक्की खड़ी है। सौम्या ने नकली मासूमियत ओढ़ी और बोली, मैं तो बस पूछ रही थी कि किसने हमारी बर्फ की शहजादी को अचानक मिर्ची बना दिया। अंकिता ने उसकी तरफ एक गुस्से भरी नजर से देखा और गालों को छूते हुए बोली, देखो अर्पिता दी, ये फिर शुरू हो गई। कुछ समझाओ इसको। अर्पिता ने थोड़ी सी सख्ती के साथ सौम्या की ओर देखा। सोमू, अब बस कर, चलो यहाँ से। तुझे ना शैतानी करने की पुरानी आदत है। सौम्या ने आंखें मटकाई। अरे डांटो मत ना, मजाक ही तो कर रही हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, उसने आंख मारी। जो भी था उसने अच्छा काम किया। पहली बार अंकिता का ग्लो अलग टाइप का लग रहा है, जैसे कोई जंगल के भेड़िए ने, ओ मेरा मतलब था किसी स्पेशल इंसान ने थोड़ा सा रोमांस भर दिया हो। अंकिता अब सचमुच लाल हो चुकी थी। सौम्या, बंद कर अपनी बकवास, नहीं तो तुझे यहीं कॉरिडोर में दफन कर दूंगी। ओह, लग रहा है वार गहरे गया है। सौम्या ने शरारती अंदाज में हवा में इशारा किया। फील्स लाइक किस, स्मेल्स लाइक सीक्रेट, लव इन द एयर। अर्पिता ने अब जोर से हाथ पकड़कर सौम्या को खींचा। बस कर, चलना, वरना तेरी ये जुबान किसी दिन तुझे मुसीबत में डाल देगी। सौम्या फिर भी जाते जाते मुड़कर बोली, अंकिता बेबी, अगली बार डिस्को में किस नहीं, सीधे रूम। अंकिता ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। तीनों कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं, लेकिन अंकिता के दिल में एक तूफान अभी भी बाकी था। उसके होंठों पर रायडन की कसक बाकी थी और दिल के कोने में वो सवाल, क्यों? मुझे बुरा नहीं लगा। अर्पिता, सौम्या और अंकिता जैसे ही फिर से डिस्को हॉल में पहुंची, तेज म्यूजिक की बीट्स और लाइट्स की चकाचौंध के बीच सबसे पहले जो चीज उनकी नजर में आई, वो थी बार काउंटर पर छड़ी अंशा। अंशा वाइन का ग्लास हाथ में लिए एक एक शब्द में तेज नशे और तड़कते जज्बात उड़ेल रही थी। गर्ल्स एंड बॉयज, अंशा ने माइक उठाकर चिल्लाया, तुम सबको आज मैं अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। हॉल का म्यूजिक धीमा हुआ। लोगों की नजरें बार काउंटर पर छड़ी उस लड़की पर टिक गईं, जो एक शाही प्रिंसेस लग रही थी, लेकिन बोली किसी बगावत करती हुई रानी जैसी थी। तुम्हें पता है, मेरी शादी नहीं, धोखा है, धोखा। अंशा ने हाथ हवा में घुमाया और ग्लास हवा में उछाल दिया। सौम्या की आंखें चौड़ी हो गईं। अंशु ने ड्रिंक कर ली है, और वो भी फुल गिलास। अंकिता ने माथा थाम लिया। ओ गॉड, अब क्या करे? अर्पिता गहरी सांस लेकर बोली, जो होना था हो गया। अब इसको बार से नीचे लाना पड़ेगा, वरना ये शादी से तलाक तक सब यहीं डिस्को में डिक्लेयर कर देगी। वहीं अंशा ने फिर चिल्लाया, तुम लोग सोचते हो मैं कोई आम सी लड़की हूँ? नो, मैं हूँ ओबेरॉय खानदान की बहू, लेकिन सिर्फ नाम की।
असल में तो मेरी जिंदगी एक मजाक बन गई है। पूरी भीड़ अब हक्की बक्की थी। मुझे प्यार का नाम लेकर फंसाया गया। ओबेरॉय खानदान के लोगों ने कहा था कि मेरे डैड ने बचपन में मेरी शादी बड़े राजकुमार से पक्की की थी, लेकिन निकला क्या? झूठ और झांसा। सौम्या अब भी हंस रही थी। ओह माय गॉड, हमारी अंशु ने तो फुल फिल्म चला दी यार। बस बिग ब्रो की एंट्री बाकी है। अंशा का हाथ दिल पर गया। उसने मुझसे कहा था, तुम मेरी हो, लेकिन प्यार नहीं, सिर्फ सजा दी उसने। हर रोज रोमांस के नाम पर पनिशमेंट देता है वो। क्रूर शैतान है वो। हाँ, विक्रांत ओबेरॉय एक शैतान है। अर्पिता ने घबराकर चारों तरफ देखा। अब अगर ये बात किसी ने ओबेरॉय पैलेस में पहुंचा दी तो हम सब पैक होकर अगले जन्म में ही मिलेंगे। अंकिता फिर भी हंसी दबाते हुए बोली, दी, अब तो हम सब गए। सौम्या ने शरारत से कहा, मतलब अब तो हमें ये प्रिंसेस उठाकर ले जानी पड़ेगी, वरना ये यहाँ रणनीति का रावण और प्रेम का पाप सब खोल देगी। अर्पिता ने हिम्मत करते हुए कहा, चलो पकड़ो अंशु को। ये अंशु तो पूरी की पूरी रॉकेट लग रही है। तीनों दौड़कर बार काउंटर के पास पहुंची। अंकिता बोली, अंशु जरा नीचे आ जाओ, डिस्को बंद हो गया। अंशा आंखें घुमाते हुए बोली, क्यों, क्या मेरा भाषण खत्म हो गया? सौम्या बोली, हाँ, अब अगली स्पीच पैलेस के बैकयार्ड में देना, जहाँ सिर्फ हम तीनों होंगे, और शायद तुम्हारा होश भी वापस आ जाए। अंशा ने आंखें मटकाई। तुम सब मेरी प्रॉब्लम समझती नहीं हो। अर्पिता झुंझलाते हुए बोली, अरे तेरी प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बार से नीचे उतर, वरना तुम डिस्को से सीधा इंटेंसिव केयर यूनिट पहुंच जाएगी। अंकिता ने अंशा का हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरी नशे में डूबी देसी कायली जेनर, वरना तुम खुद को अगला बुलेटिन बना देगी। तीनों ने मिलकर किसी तरह अंशा को नीचे उतारा। सौम्या पीछे से बुदबुदाई, ये अंशु तो पक्की नौटंकी बाज है। अंशा अब भी लड़खड़ाते हुए बोली, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस एक प्यादी हूँ उस शतरंज की जो ओबेरॉय खानदान ने बिछाया है। अर्पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंशु तुम नशे में क्या बोल रही हो? अंशा नम आंखों के साथ बोली, जो मुझे महसूस हुआ है वो बोल रही हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है। तीनों को सब कुछ समझ तो आ चुका था, कर वो अंशा की बात पर कोई रिएक्टिव नहीं कर रही थी। सुबह की हल्की किरणें जैसे ही अंशा के कमरे की खिड़कियों से अंदर आईं, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। सिर में तेज दर्द था, जैसे किसी ने हथौड़े से कई बार वार किया हो। वो उठकर बमुश्किल वॉशरूम गई और ठंडे शावर के नीचे खड़ी हो गई। पानी की हर बूंद जैसे बीती रात की धुंध साफ कर रही थी, लेकिन दिल में जो तूफान था वो और ज्यादा उबल रहा था। कुछ देर बाद अंशा ने बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी, बालों को खुला छोड़ा और आईने में खुद को देखा। चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में साफ उदासी। विक्रांत बिना कुछ कहे चला गया और उसको विक्रांत से बात करनी थी। क्या उसका प्यार सच्चा है, या वो भी उसके फैमिली वालों की तरह बस प्यार का नाटक कर रहा था अपने मतलब के लिए? नीचे जैसे ही वो लिविंग हॉल में पहुंची, एक सर्वेंट उसके पास आया। मैम, सीनियर ओबेरॉय ने आपको अपने स्टडी रूम में बुलाया है। अंशा ने उसकी तरफ बिना जवाब दिए बस हल्का सा सिर हिलाया और सीधी स्टडी रूम की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम ठिठक गए। पूरा ओबेरॉय फैमिली वहीं मौजूद थी। सबकी नजरों का एक ही निशाना था, अंशा। गुड मॉर्निंग, अंशा ने धीमी आवाज में कहा। आंखें अब भी भारी थीं। गजेंद्र जी ने उसे देखे बिना ठंडी आवाज में कहा, अंशु, हमें लग रहा है कि सच्चाई जानने के बाद से तुम्हारा बर्ताव थोड़ा बदल गया है। अंशा की आंखें भर आई थीं। उसने सबकी तरफ देखा, खासकर मोहिनी की तरफ। आप सबने मुझसे झूठ बोला। मेरे डैड ने बचपन में मेरी शादी विक्रांत सर से पक्की की थी। ये सब अपने मुझे अपना मकसद पूरा करवाने के लिए किया ना? गजेंद्र कुछ कहने ही वाले थे कि मोहिनी बीच में ही बोल पड़ी, तो अब तुम ड्रामे करोगी? देखो अंशा, जो तुम्हें समझना है समझो। हमने वही किया जो जरूरी था। जरूरी? अंशा अब पूरी ताकत से बोली, मेरी जान को खतरे में डालना जरूरी है। एक झूठी शादी के नाम पर मुझे इस घर में लाना जरूरी था, ताकि मैं उस जादुई खंजर को ढूंढ लाऊं जो आप सबकी राजकुमारियां बचा सके। और मेरा क्या? मोहिनी खड़ी होकर बोली, अब बस करो। तुमने इस घर से जो पाया वो किसी आम लड़की को नहीं मिलता। इस पैलेस में खड़े होने तक की तुम्हारी औकात नहीं है, पर हमने तुम्हें इस खानदान की बहू बनाया। अंशा ने मोहिनी को अपनी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा,
मैं आपके इस पैलेस में नहीं आई थी, आप मुझे लेकर आए थे। मैं विक्रांत सर से शादी नहीं करना चाहती थी। आपने मेरी शादी झूठ बोलकर करवाई। रघुवेंद्र जी गहरी सांस लेकर अंशा से बोले, अंशु बेटा, जो हुआ वो झूठ से शुरू हुआ, पर ये तो सच है। हम एक फैमिली हैं और अर्पिता, सौम्या और अंकिता तुम्हारी सिस्टर इन लो। क्या तुम उनकी जान उन वेयरवुल्फ से बचाने के लिए वो खंजर नहीं ढूंढोगी? अंशा इस वक्त बहुत हर्ट थी। उसको अब ऐसा लग रहा था जैसे सबका प्यार झूठा है। अब तक जो उसको सब प्यार कर रहे थे सब झूठ और फरेब था। सबसे ज्यादा डर तो अंशा को इस बात का था, विक्रांत का प्यार झूठ और फरेब न निकले। अंशा अपने आंसू साफ करके बोली, मुझे आपकी कोई मदद नहीं करनी, मैं अपने बेबीज को लेकर वापस जा रही हूँ। तभी अंशा के गाल पर एक जोरदार चांटा पड़ता है और वो सीधे फर्श पर गिरती है। मोहिनी गुस्से में दांत भींचकर बोली, खबरदार, अगर अब एक और शब्द बोला, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं हमारी मर्जी चलेगी। अब तुम्हारी हर सांस पर हमारा हक है, समझी अंशा शर्मा? अंशा चेहरा ऊपर करके बोली, आप कुछ भी कर लो, मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। अगर आप सच बोलकर मदद मांगते तो मैं अपनी जान तक दे देती, पर आपने झूठ बोलकर मेरे इमोशंस के साथ जो खेल खेला है उसके लिए मैं आप सबको माफ नहीं करूंगी। वैदेही पंजों के बल बैठी और अंशा के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बहुत ही खतरनाक अंदाज में बोली, अंशु बेटा, विक्रांत कितना खतरनाक है मालूम है ना? वो खतरनाकपन उसको अपनी फैमिली से ही मिला है। प्यार से मान जाओ, वरना तुम्हारे वो अंकल आंटी और उनका वो बेटा सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। पीयूष तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, अंशु यार, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम भी हमारे लिए जादुई खंजर ढूंढकर ला दो। अंशा रोते हुए बोली, भाभी आप कहाँ हो? अंशा की बात सुनकर सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ओबेरॉय फैमिली का ये रूप देखकर अंशा टूट गई थी और वहीं मोहिनी को अंशा से अब बदला लेने का मौका भी मिल चुका था। अंशा की वजह से जो थप्पड़ उसको पड़ा था उसका बदला। मोहिनी अंशा के बाल मुट्ठी में भरकर वैदेही से बोली, दीदी आप इस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये तो क्या, इसका बाप भी हमारी बात मानेगा? वैदेही खड़ी होकर मोहिनी से बोली, मोहिनी तुम्हें पूरी आजादी है इस बिगड़ी लड़की को काबू में लाने की। मोहिनी को यही तो चाहिए था, फिर क्या था? मोहिनी अंशा के बाल खींचते हुए वहां से लेकर चली गई। कुसुम जी बाकी सबकी तरफ देखकर बोली, क्या वाकई हमें ये सब करना चाहिए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गजेंद्र जी रौबदार आवाज में बोले, हम ओबेरॉय हैं, हमें सब कुछ करने की छूट है, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ अंकिता अपनी बचपन की फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट में मिलने आई थी। अंकिता कोने की एक टेबल पर बैठी थी। उसके सामने खाली कुर्सी थी जहां उसकी बचपन की दोस्त को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद ट्रैफिक में फंसी थी। उसने झुंझलाकर मोबाइल देखा। 10 मिनट लेट का मैसेज पढ़कर वो बस आंखें मूंद कर पीछे कुर्सी से टिक गई। तभी उसके सामने से किसी की परछाई गुजरी। अरे वाह, यहाँ तो कोई सेलिब्रिटी बैठा है। कानों में वो आवाज तीर की तरह पड़ी। अंकिता ने आंखें खोली और सामने रायडन, चेहरा उसकी तरफ झुकाया हुआ, होंठों पर एक तिरछी मुस्कान, वही बेपरवाह जानलेवा लुक जो उसे अंदर तक खींच ले रहा था, पर वो उसे नजरअंदाज करती है। कोई जरूरी काम हो तभी बात करना। अंकिता ने बगैर आंख मिलाए जवाब दिया। काम ही तो है। वो आराम से बैठ गया सामने की खाली कुर्सी पर, जैसे उसे यकीन हो कि उसकी जगह वहीं है। तुम्हें देखकर लगता है मेरी कमी महसूस हो रही है, रायडन ने कहा। अंकिता ने धीमी मुस्कान दी, लेकिन वो तीखी थी। हाँ, रोज तुम्हारी कमी खटकती है, जैसे कांटे चुभते हैं। रायडन को उसकी बात पर मजा आया। उसने अपनी कोहनी टेबल पर टिकाकर उसे देखा। मतलब असर तो हो रहा है। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखें गंभीर थीं। कुछ सेकंड की चुप्पी हुई। रेस्टोरेंट की रोशनी में दोनों की टेबल अब बाकियों से अलग सी लग रही थी। लोग आ जा रहे थे, लेकिन वक्त जैसे इस कोने में थम गया था। सुनो, रायडन अब थोड़ा झुककर बोला, आवाज धीमी लेकिन सीधी। मुझे कुछ दिन दो, सिर्फ 2 दिन, फिर चाहो तो अपने रास्ते चली जाना। लेकिन इन 2 दिनों में मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या हो सकता हूँ। अंकिता ने उसकी तरफ देखा।
पल भर को उसका दिल धड़का, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कसा। डील जैसी बात मत करो, मुझे कोई इमोशनल गेम नहीं खेलना। डील नहीं, चैलेंज समझो, देखना तुम्हारा दिल पलटेगा पूरी तरह। अंकिता ने सिर हल्के से झुकाया। उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था, शायद इसीलिए उसने हामी भर दी। ठीक है, गेम ऑन, फिर चलो, राइडन ने कहा और खड़ा हो गया। किधर? अंकिता चौंकी। लॉन्ग ड्राइव पे, उसने जवाब दिया। आप? अभी? इसी पल उसकी आंखों में वो चमक थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। अंकिता थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उठ खड़ी हुई। ठीक है, लेकिन मैं कार में सो जाऊंगी, बोरिंग ड्राइवर बर्दाश्त नहीं। राइडन हंसा। तो फिर आज की रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त हवा में हल्की ठंडक घुली थी। पार्किंग लॉट में राइडन की एसयूवी खड़ी थी। दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, प्रिंसेस को उनके सिंहासन तक पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अंकिता ने आंखें घुमा दी, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दोनों कार में बैठे और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। ड्राइवर करते समय राइडन का चेहरा अंकिता की ही तरफ था। अंकिता विंडो के बाहर देखते हुए बोली, डर नहीं लगता दुश्मन की बेटी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर आते हुए? राइडन तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मन जब इतना खूबसूरत हो तो डर कैसा? चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं झिंगुरों की आवाज और कभी कभी पत्तों की सरसराहट। राइडन ने कार एक वीरान मोड़ पर रोक दी। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की मोटी कतारें थीं और ऊपर झुकी। अंकिता ने भौहें तरेर कर पूछा, अब यहाँ क्यों रोका? राइडन ने धीमे से उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्योंकि अब तुम्हारी नजरें सड़क से हटकर मुझ पर टिक चुकी हैं, तो सफर का असली मजा यहीं से शुरू होता है। अंकिता ने मुंह मोड़ लिया, पर उसके गालों की लाली उसे बेकाबू कर रही थी। राइडन थोड़ा और करीब आया। उसकी सांसें अब अंकिता के गाल से टकरा रही थीं। सच बताओ, अगर मैं अभी कहूं कि मुझे अपनी हनीमून डेस्टिनेशन सोचनी है तो क्या सजेशन दोगी? अंकिता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर तिरछी मुस्कान देकर बोली, डेस्टिनेशन की सोच रहे हो या लड़की की? राइडन ने आंखें पिघलाने वाले अंदाज में कहा, लड़की तो सामने बैठी है, बस अब उसे मनाना है कि वो मेरा पासपोर्ट बन जाए। अंकिता ने नकली गुस्से से कहा, हद होती है बेहयाई की। तोड़ दी मैंने वो हद, अब सिर्फ तुम्हारी हदें पार करनी है। राइडन ने चुपचाप उसके कंधे को छुआ, जैसे उससे महसूस कर रहा हो। अंकिता की सांस अटक गई, फिर भी चेहरा सख्त रखा। मैं तुम्हारी उस लड़की में नहीं हूँ जो 2 तारीफों में पिघल जाए। राइडन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम बर्फ नहीं हो, आग हो, पिघलती नहीं जलाती हो। वो उसकी ओर और झुका। तो बताओ मिसेज होने वाली, हनीमून के लिए क्या पैक करोगी? अंकिता ने हल्के से होंठ काटते हुए कहा, बोल्ड बिकिनी और ढेर सारा मिर्ची पाउडर, ताकि जब ज्यादा लाइन क्रॉस करो छींको बिना चैन ना मिले। राइडन ने हंसते हुए उसके बालों को छुआ। तुम जितना मुझे जलाओगी उतना ही मैं तुम्हें और गहरा रंग दूंगा। तुम्हारे इरादे तो डेंजरस लग रहे हैं। अंकिता ने आंखें छोटी की। इरादे नहीं, मैं खुद डेंजर हूं, राइडन ने उसकी नाक के पास से गहराई से कहा। उसने धीरे से उसके हाथों को पकड़ लिया। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस कार में ही हमारी पहली नाइट शुरू हो जाए तो मैं ड्राइविंग सीट पर जाकर तुम्हें बाहर धक्का दे दूंगी, अंकिता ने कहा। लेकिन आवाज की थरथराहट ने कुछ और ही कहा। राइडन अब उसके इतने करीब था कि अंकिता की सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसका हाथ उसके गाल पर फिसलता हुआ नीचे ठुड्डी तक गया। फिर उसने उसके बालों को कान के पीछे सरकाया। तुम्हारी गर्दन पर जो नशा है ना, वो किसी शराब से ज्यादा खतरनाक है। अंकिता ने उसकी आंखों में देखा। पल भर को कोई जवाब नहीं आया। कभी आईना देखो, तुम्हारी निगाहों में ही नीयत साफ नजर आती है और तुम्हारे होंठों पर इरादे जो कहते हैं कि अब बस कुछ सेकंड की दूरी बाकी है। राइडन ने उसके होंठों के करीब आकर फुसफुसाया। अंकिता का बदन कांपा। उसने हल्के से उसे पीछे धकेला। हद से ज्यादा नजदीकियां तुम्हारे जैसे लड़कों को आदत डाल देती हैं। राइडन पीछे हटते हुए बोला, और तुम्हारे जैसे लड़की का कॉन्फिडेंस आदत बिगाड़ देता है। कार में फिर कुछ देर चुप्पी रही। हवाओं की सरसराहट के बीच उनके दिलों की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। 2 दिन बीत चुके थे। जिस ओबेरॉय फैमिली ने अंशा को कभी पलकों पर बैठाया था, वही अब उसे जमीन पर घसीटने लगी थी। वो जो कभी पैलेस की सबसे चहेती बहू थी,
अब उसी पैलेस में एक सर्वेंट बन चुकी थी। सिंपल से पलाजो सूट में लिपटी अंशा ओबेरॉय पैलेस के किचन में एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे और हाथों की उंगलियों पर झाग जमी हुई थी। सामने बर्तन का ढेर था और उससे उठती झनझनाती आवाजें उसके दिल के टूटने का शोर और तेज कर रही थीं। शेफ्स अपने काम में व्यस्त थे। ब्रेकफास्ट बन रहा था। गर्मागर्म पराठे, छोले, आलू टिक्की, फ्रूट कस्टर्ड, सब कुछ तैयार हो रहा था। उनकी बातों में हंसी थी, मस्ती थी और अंशा के हिस्से में थी बस भूख। 2 दिन से उसके हलक से एक निवाला तक नहीं उतरा था। न कोई पूछने आया, न किसी ने एक गिलास पानी थमाया। उसके सामने काउंटर पर बाउल में आलू की टिक्की रखी थी। भाप उड़ रही थी, खुशबू उसके पेट के अंदर भूख की आग सुलगा रही थी, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बाउल को टकटकी लगाकर देखा, फिर आंखें बंद करते हुए बुदबुदाई, हबी जब आएंगे तो सब बताऊंगी। मोहिनी चाची का थप्पड़, सासू मम्मा की धमकियां, सब बता दूंगी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तभी पीछे से एक सर्वेंट आया और उसके सामने बर्तनों का ढेर पटक दिया। लड़की, जल्दी कर, ये सब भी साफ करने हैं, और भी काम बाकी है। अंशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर थकी आवाज में बोली, अब तुम भी मुझ पर हुक्म चलाओगे? वो सर्वेंट उसे ऊपर से नीचे तक देखकर जोर से हंसा। बहू बनी थी तुम कभी? अरे अब तो हालत देखो, अपनी भी पहचान नहीं हो रही। और फिर वो हंसता हुआ चला गया। उसके हाथों की उंगलियों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसका पेट अंदर से खाली था, मगर आंखों में आंसुओं का सैलाब रुका नहीं था। अभी कुछ दिन पहले तक जरा सी भी चोट लगती थी तो पूरे पैलेस में हड़कंप मच जाता था, और अब अगर वो गिर भी जाए तो किसी की नजर नहीं उठती। अंशा चुपचाप बर्तन मांजती रही। उसने एक बार फिर उस आलू टिक्की की तरफ देखा जो बगल में रखी थी, लेकिन हाथ नहीं बढ़ा सकी। उसकी आंखों में फिर से पानी भर आया। हबी, आप कब आओगे? मुझे यहाँ से ले जाओगे ना? वो धीरे से बुदबुदाई, लेकिन अगली ही पल किसी सर्वेंट की चिल्लाहट गूंज पड़ी। ऐ लड़की, वो सिंक वाला बर्तन क्यों छोड़ रखा है? आंखें दिखा रही हैं क्या? अंशा ने फौरन सिंक की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। किचन की भीड़भाड़ में कोई भी उसकी आंखों का पानी नहीं देख रहा था, पर उसका दिल हर सेकंड चीख रहा था, विक्रांत सर, प्लीज वापस आ जाइए। आपके बिना सब बिखर गया है। अभी कुछ देर और बीती होगी, तभी कोई पीछे से बर्तन फेंकता हुआ बोला, ये ट्रे भी साफ कर दे, और जल्दी कर, वरना खाना नहीं मिलेगा। अंशा ने उस ट्रे को उठाते हुए खुद से कहा, अब खाना इनकी दया पर मिलेगा? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, बाल बिखरे थे, कपड़ों पर साबुन की छींटें थीं, और चेहरे से वो रौनक गायब हो चुकी थी जो कभी विक्रांत के नाम पर मुस्कुरा उठती थी। फिर भी हर काम करती रही, बिना बोले, बिना रुके। वही डाइनिंग टेबल पर सुबह का ब्रेकफास्ट सज चुका था। कांच की प्लेटों में गर्मागर्म पराठे, जूस, ब्रेड, फ्रूट कस्टर्ड, हर चीज एकदम परफेक्ट। लेकिन अगर कुछ अधूरा था तो वो थी अंशा की मुस्कान। सिंपल प्लाजो सूट में, बालों को पीछे कसा हुआ बांधकर, चेहरे पर थकावट और आंखों में बेमानी सी शांति लिए अंशा टेबल के एक सिरे पर खड़ी थी और चुपचाप सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। गजेंद्र जी हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी ऊंची रॉयल चेयर पर बैठी, फिर रघुवेंद्र, सौम्या, अर्पिता, अंकिता, पीयूष, प्रशांत, भूषण, कुसुम जी, और फिर मोहिनी एकदम ताज वाली चाल में चलते हुए आई, और सबसे लेफ्ट में वैदेही आई। मोहिनी की नजरें बार बार अंशा पर टिक जा रही थीं। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई पुराने हिसाब बराबर होते हुए देख रहा हो। उसका हर अंदाज अंशा की हालत पर ताली बजाने जैसा था। वैदेही ने धीरे से आंखें उठाईं और अंशा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी कोल्ड बर्फ जैसी आवाज में बोली, तो अंशा, अब क्या सोचा है? जादुई खंजर ढूंढने का काम कब से शुरू कर रही हो? अंशा, जो अभी सौम्या की प्लेट में पराठा रख रही थी, उसका हाथ वहीं रुक गया। कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से पराठे की प्लेट रखी और फिर आंखें उठाकर सीधा वैदेही की तरफ देखा, फिर एक ठंडी सी हंसी के साथ बोली, एक बार विक्रांत सर लौट आए, फिर सब साफ हो जाएगा। सारे चेहरों पर एक साथ हलचल हुई। मैं आपके बेटे से सब कुछ बताऊंगी।
मोहिनी चाची का थप्पड़, आपकी धमकियां, ये सर्वेंट वाला ट्रीटमेंट, सब। फिर उसकी आंखें मोहिनी की तरफ घूमी। जब विक्रांत सर मुझे हार्ट करने के लिए आप सबकी खाल उधेड़ेंगे ना, तब पता चलेगा। वेट एंड वॉच। टेबल पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। वैदेही की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने हाथ में पकड़ा हुआ नैपकिन धीरे से टेबल पर रखा और एक झटके से उठ खड़ी हुई। कुर्सी सरकने की आवाज के साथ उसने पास आकर अंशा का हाथ पीठ से लगा दिया। एकदम सख्त लहजे में बोली, मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएगी? पीदी सी लड़की, जयपुर की महारानी को धमकी देगी? तू मुझे जनती नहीं है, तभी बकवास कर रही है। अंशा अपनी जगह से नहीं हिली। वो बस पलटी, आंखों में सीधा गुस्सा और आवाज में हिम्मत लेकर बोली, अगर आप लोग सच बोलकर मुझसे मदद मांगते तो शायद जान भी दे देती, लेकिन आपने झूठ बोलकर मेरी शादी करवाई, मेरा भरोसा तोड़ा, और अब जब आपके मतलब का काम नहीं हो रहा तो मुझे जलील कर रहे हैं। अब बस। मोहिनी जोर से हंस पड़ी। ओ हो, बड़ी आई बस करने वाली। जो लड़की 2 दिन की भूख से हार गई, वो हमारी फैमिली से टक्कर लेगी? बच्ची हो बच्ची। अंशा ने आंखें टेढ़ी करके उसकी तरफ देखा। तो भूख से मारकर माफ करवा लोगे अपने गुनाह? शर्म आनी चाहिए आपको। अंकिता, जो चुपचाप बैठी थी, धीरे से बोली, अंशु प्लीज अब रहने दो। घर के बड़ों की बात मानकर ये सब यही खत्म करो। मोहिनी ने झपट कर उसकी बात काट दी। अंकिता, तुम चुप रहो और अपना ब्रेकफास्ट करो। अंशा ने सबकी तरफ एक नजर डाली, फिर बोली, आप सबने जो किया है उसका हिसाब मैं नहीं, विक्रांत सर करेंगे। और यकीन मानिए, जब वो आएंगे ना तो सबकी औकात बता देंगे। कुसुम जी गुस्से में अंशा से बोली, अंशु तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जादुई खंजर ढूंढने से मना क्यों कर रही हो? अंशा रोते हुए बोली, क्योंकि अपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला झूठ की नींव पर रखकर शुरू किया है, जो मुझे मंजूर नहीं है। मेरे डैड बोलते थे, जो रिश्ते मतलब के लिए जोड़े जाते हैं वो कभी सच्चे नहीं होते। पीयूष अंशा को घूरते हुए बोला, अंशा प्लीज ये नाटक तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी तो मन की ही हुई है। तुम पिछले 1 साल से बिग ब्रो की मिस्ट्रेस बनकर उसके साथ रहा रही थी। अरे हमने तो तुम्हें इज्जत दी है शादी करवा कर। अंशा पीयूष की बात सुनकर चिल्लाते हुए बोली, ये झूठ है